पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति हो गया राम, रमेश, सीता, जयपुर, टेबल, पशु, अच्छा, मधुर आदि। देखिए, संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राम हुआ, राम एक व्यक्ति का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गए संज्ञा शब्द, इनको बोलेंगे हम संज्ञा। सीता एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यह भी संज्ञा है। जयपुर, टेबल, जयपुर स्थान का नाम है, तो यह भी संज्ञा है। टेबल वस्तु का नाम, पशु एक वस्तुओं की एक पशुओं की जाति है, जाति विशेष से संबंधित है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। अच्छा व्यक्ति का गुण होते हैं और मधुर उसके भाव होता है, तो यहाँ ये सब संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि संज्ञा 5 प्रकार की है। हमने अब से पहले 3 पढ़ी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार हमने पढ़े हैं छोटी क्लासों में। इसके अलावा समूह अथवा समुदाय वाचक संज्ञा, और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के ये 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार हैं संज्ञा के। सबसे पहले मैं आता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, या जो संज्ञा शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है, नाम का बोध कराते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम मैंने अभी बताया आपको, राम, रमेश, सीता, ये सब एक व्यक्ति विशेष का नाम है। जैसे मोहन है, सोहन है,
रमेश है, राजेश है, महेश है, ये सब नाम एक व्यक्ति विशेष के नाम हैं। तो किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्द वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। जैसे कि वस्तुओं के नाम बहुत सारे होते हैं, जैसे पुस्तक है, पेन है, मोबाइल है, कलम है, ये सारे शब्द हमें क्योंकि वस्तुओं के नाम का बोध करा रहे हैं, व्यक्तियों के नाम का बोध करा रहे हैं, और जो स्थान जैसे जयपुर, आगरा, दिल्ली, भारत, ये सब स्थानों के नाम का बोध करा रहे हैं। तो यह एक पर्टिकुलर एक नाम अगर होता है और नाम का अगर बोध होता है तो वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा है संज्ञा का दूसरा प्रकार जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो कि जाति का बोध कराए, समझ में आया? जैसे कि जो संज्ञा शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे वह होते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द। जातिवाचक संज्ञा वह होगी जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति। अब संपूर्ण जाति क्या होगा? जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति राम, मोहन, सोहन, रमेश, कमलेश, ये सारे लड़के हैं, तो इनके लिए एक शब्द आ गया लड़के। अब लड़के जो शब्द है ये इनकी सारी एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे ये मानव भी हैं तो मानव भी इनकी एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे एक और उदाहरण अगर हम देखें तो विभिन्न स्त्रीवाचक जो शब्द हैं उनका परिचय देखते हैं। जैसे सीता, गीता, रमा, राधा, स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये सारे के सारे स्त्रियों का बोध करा रहे हैं, महिला का बोध करा रहे हैं, लड़की का बोध करा रहे हैं। तो ये महिला जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अरे ये अगर ये पर्टिकुलर ये शब्द आते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं, लेकिन अगर महिला शब्द आता है तो वह कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में मैं तीसरी संज्ञा की तरफ बढ़ता हूँ, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो भाव में सब कुछ चीज़ें सम्मिलित होती हैं। भाव में सुख, दुख, मिठास, कड़वाहट, हर एक चीज़ें भाव में आती हैं। तो जो संज्ञा शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो संज्ञा शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष, भाव अवस्था, आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है या उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा में जैसे मैंने आपको बताया गुण दोष, भाव अवस्था। गुण दोष जैसे राम अच्छा,
अच्छा लड़का। मीठा आम, ये आम की पहचान बता रहा है कि आम कैसा है, मीठा है। तो ये आम का मिठासपन, उसका मीठापन, उसका मीठा, उसकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। आई बात समझे? दोष की बात में उसकी बुराई, जैसे खराब मौसम, बेकार लड़के, समझ में आया? ये सब उनके दोषों का बोध करा रहे हैं, तो वह भी भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। भाव है दुख, सुख, रोना, ये सब हमें उसके भाव का बोध करा रहे हैं। अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, लंबा, छोटा, कद उसका जो है, ये सब उसकी अवस्था का बोध करा रहे हैं, तो ये भी भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। आखिर में जो है 4 नंबर जो है समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। समूह मतलब होता है एक ग्रुप समूह होता है, और जो संज्ञा शब्द हमें किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा समूह या समुदाय का बोध कराएंगे। समूह मतलब एक ग्रुप। जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, सेना एक ऐसा शब्द है जिसमें एक अकेला सैनिक नहीं होता, उसमें बहुत सारे सैनिक हो सकते हैं वो 200 की संख्या में हो सकता है 400 हो, 800 हो, 1000 हो, 1001 हो, लेकिन बहुत सारे, समझ में, एक सेना की टुकड़ी में बहुत सारे सैनिक होते हैं। इसलिए सेना एक शब्द जो है वो एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे कक्षा, अब कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होता, कक्षा में हो सकता है 10 हो स्टूडेंट, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, समझ में आया? तो कक्षा जो शब्द है वो भी हमें समूह का बोध करा रहा है। जैसे भीड़ हो सकती है 50 आदमियों की हो, 100 आदमियों की हो, तो भीड़ शब्द भी हमें समूह का बोध करा रही है। सभा, ये शब्द हमें, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं और ये शब्द हमें एक समूह का, एक समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आखिरी है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जो संज्ञा शब्द हमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस का बोध कराती हैं। जो संज्ञा शब्द में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों का बोध कराएंगी, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, या वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में, जैसे ठोस की मैं अगर बात करूं कि सोना, गैस की बात करूं ऑक्सीजन, और द्रव्य की बात करूं तो तेल या पानी जो भी है। तीनों पदार्थ की
एक अलग अलग अवस्थाएं हैं। अगर ऐसा ना समझो तो आप समझिए कि बर्फ, भाप और पानी, बर्फ, भाप, पानी। एक पानी है, पानी ठोस अवस्था में भी रह सकता है, गैस में भी परिवर्तित हो सकता है और लिक्विड भी वो रहता है। तो ठोस की जो तीनों अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, इनका बोध कराने वाले शब्द वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसमें समस्त धातुएं आती हैं, जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जितने भी तरल पदार्थ है ना, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी ठोस हैं, जितने भी जो ठोस पदार्थ हैं, वो सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में या द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक संज्ञा पूरा हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम और संज्ञा, इन दोनों का संबंध होता है, और कैसे होता है आपने जाना होगा, आपसे पहले भी पढ़ा होगा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक संज्ञा शब्द है राम लड़का है। राम एक संज्ञा शब्द है। मैं राम की बात कर रहा हूँ। राम हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और राम के बदले में एक आने वाला शब्द हुआ वह लड़का है। वह लड़का है। वह, राम के स्थान पर शब्द आया वह, तो वह हुआ सर्वनाम। वह क्या हुआ? सर्वनाम। क्योंकि परिभाषा हमने पढ़ी है कि संज्ञा के बदले में, संज्ञा के जगह अगर दूसरा शब्द आता है तो वो क्या होगा? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आपको इनके नाम याद होंगे। पहला है, आपको अच्छा सा एक तरीका बता रहा हूँ, छोटे से तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज। 6 सर्वनाम के नाम हो गए। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, प्रश्न, संबंध और निज। इन सब के आगे वाचक सर्वनाम लिख सकते हैं आप। सबके आगे लिखना है हमें वाचक सर्वनाम। फिर से बता रहा हूँ मैं। पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, निज, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए बेटा,
सबसे पहले मैं आता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं। देखिए, आपने जाना है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, समझ में आया? तो जहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता, श्रोता व अन्य, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले मैं वक्ता की बात करता हूँ। वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला, और अन्य में आते हैं जिसके लिए बात की जाए। वक्ता और श्रोता जिसके लिए बात कर रहे हैं वह होता है अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं वक्ता यानी मैं, बोलने वाला, मैं अपने लिए शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं, हम, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये प्रकार हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। समझ में आया? प्रथम पुरुष की बात करता हूँ। इसमें कहने वाला अपने लिए यानी वक्ता अपने लिए, कहने वाला अपने लिए। कहने वाला कौन होता है? वक्ता। तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो होंगे प्रथम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया मैं और हम, ये किसके लिए प्रयोग? मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कहने वाला मैं हूँ, तो मैं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ वो प्रथम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भाग। दूसरा है मध्यम पुरुष, कहने वाला, सुनने वाले के लिए। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, या ये कह सकते हैं वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है वह होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, ये सब। जैसे मैं प्रथम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब आप श्रोता हैं तो सुनने वाले के लिए मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा और ये होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ही दूसरा भाग है। अन्य पुरुष की बात करता हूं। कहने वाला,
कहने वाला यानी वक्ता, अन्य के लिए, अन्य कहने का मतलब श्रोता के अलावा। दूसरा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द या पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भाग। ये होते हैं जैसे वह, वे, उसे, वे दोनों, वो, समझ में आया? तो वह छत पर चढ़ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वह छत पर चढ़ रहा है, तो वह कौन सा शब्द हुआ? वे कौन सा शब्द हुआ? वह कौन सा शब्द हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। हर ये बात समझे? दूसरे सर्वनाम की बात करता हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो हमें निश्चितता का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं वे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे मैं बोलूँगा कि यह मार्कर है, यह पेन है, यह पेन है, तो यह जो शब्द है एक निश्चित है कि ये जो चीज़ है वो क्या है? पेन। समझ में आया? वह अकेला लड़का है। वह बिल्कुल निश्चित है कि वह एक लड़का है या वह अकेला लड़का है। समझ में आया? तो वह एक निश्चित शब्द है कि वह एक लड़का ही है। और ये बात समझे? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यह, वह, और ये बात समझे? ये, वही, ये शब्द होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं बात करता हूँ तीसरे सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वे होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितता यानी कि कोई फिक्स नहीं। समझ में आया कि क्या है? जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई शब्द। समझ में आया? अनिश्चित, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है वो एक डॉगी हो सकता है वह एक बिल्ली हो सकता है वह एक आदमी हो सकता है वह एक औरत हो सकता है वह बच्चा हो सकता है वो एक लड़की हो। कोई पता नहीं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। और ये बात समझे? तो ये शब्द जैसे कोई, कुछ, समझ में आया? हमें अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं और ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। जो WH वर्ड सुना होगा आपने, प्रश्न, समझ में आया? WH वर्ड समझ में आ गए होंगे, या हम कह सकते हैं ककार। 6 ककार होते हैं, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसे, है ना? तो वो जो सर्वनाम शब्द हमें एक प्रश्न का बोध कराते हैं
वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि राम किसका भाई है? राम किसका भाई है? किसका शब्द प्रश्न का बोध करा रहा है। तुम कौन से व्यापारी हो? कौन से, कौन से व्यापारी हो? समझ में आया? तो कौन शब्द हमें एक प्रश्न का बोध करा रहा है। समझ में आया? जैसे कि वह क्या खाएगा? मोहन क्या खाएगा? क्या खाएगा? प्रश्न का बोध करा रहा है। तो यहाँ ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक का दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक का दूसरे के साथ संबंध कैसे? देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करता हूं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसकी, समझ में आया? जो बोएगा सो काटेगा। जो सो, समझ में आया? जो आया है वो जाएगा। जो वो, ऐसे शब्द, क्योंकि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी का और भैंस के साथ संबंध बताने वाले शब्द हैं जिसकी और उसकी। हर ये बात समझे? लाठी और भैंस का संबंध बताने वाले शब्द हैं जिसकी और उसकी। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में मैं आखिरी सर्वनाम की बात कर रहा हूँ, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्द निजता का बोध कराते हैं। निजता मतलब जो कर्ता होता है। निजता में कर्ता स्वयं, कर्ता स्वयं को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि मैंने कहा मैं स्वयं पाठ पढ़ लूँगा। मैं स्वयं पाठ पढ़ लूँगा। स्वयं जो शब्द है, देखिए मैं होता तो पुरुषवाचक, क्योंकि कर्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम से मैं पाठ पढ़ लूँगा, मतलब वक्ता अपने लिए अगर ये सर्वनाम तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता। लेकिन मैं स्वयं, मैं खुद चले जाऊँगा। मैं खुद चले जाऊँगा। मैं खुद, मैं स्वयं, मैं अपने आप। तो यहाँ जो करता है, काम को करने वाला जो है, समझ में आया? वह अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो होंगे निजवाचक सर्वनाम। इसमें
जो कर्ता होता है अपने आप को विशेष या उस बात पे जोर देकर कहता है कि मैं खुद पाठ पढ़ लूँगा, तो वहाँ होगा निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया? तो मैं आपको फिर से दोहरा दूँ कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य शब्दों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं। और निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निजता का या अपनत्व का, अपने आप का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद में हमारा आखिरी का आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण नाम से ही पता लग रहा है कि विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि राम कैसा है, अच्छा लड़का। तो अच्छा जो शब्द है वो विशेषण है। समझ में आया? आम मीठा फल है। आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा फल है, मीठा। तो मीठा यहाँ विशेषण शब्द होगा। अरे ये बात समझ में? विशेषण की बात कर रहा हूँ। विशेषण और विशेष्य एक शब्द है। विशेष्य, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मीठा आम। मीठा आम, तो मीठा एक विशेषण शब्द है और आम क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इसलिए ये होगा विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। समझ में आया आपको? ऐसे ही अच्छा लड़का, तो अच्छा विशेषण हो गया। अच्छा लड़का अच्छा विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया लड़का। लड़के की बता रहा है तो लड़का हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वह शब्द होगा विशेष्य और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण के 4 प्रकार मैंने आपके सामने लिखे हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले मैं गुणवाचक विशेषण आपको बताने जा रहा हूँ। गुणवाचक विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। अब गुण में वो विशेषण कहलाते हैं। गुण में जो विशेषण शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, समझ में आया? गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराते हैं, वे सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था। गुण जैसे कि अच्छा, सुंदर, समझ में आया? दोष बुरा है, भद्दा है, कुरूप है, ये उसके दोष हैं, समझ में आया? बेकार है। रूप सुंदर, भद्दा, ये उसके रूप है। रंग सफ़ेद, काला, पीला, नीला। आकार छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब आकार में आते हैं। अवस्थाएं, अवस्था जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। समझ में आया? अगर मैं आपको उदाहरण दूँ कि राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है, तो सुंदर जो शब्द है वह कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं बोलूं वह एक मोटी लड़की है, मोटी मोटी गुणवाचक विशेषण होगा। ये बात समझे? क्योंकि वह उस व्यक्ति की, उस संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था का पता चला रहा है, तो वो शब्द गुणवाचक विशेषण में आएगा। इसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं कि वह एक है, अनेक है, समझ में आया? तो वह होता है संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करता हूं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान की निश्चित या किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, मतलब डेफिनेट। जैसे 4, 5, 1000, 100, 2, 1, हमें निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं ये शब्द, तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित जो कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित में जैसे कुछ व्यक्ति, अब कुछ व्यक्तियों में हो सकता है एक व्यक्ति हो सकता है 2 व्यक्ति हो सकता है 3 व्यक्ति हो सकता है 4 व्यक्ति हो सकता है 5 व्यक्ति हो सकता है 6 व्यक्ति हो सकता है 100 हो सकता है 1000 हो, समझ में? लेकिन कुछ व्यक्ति, हर ये बात समझ में? तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। इसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण, एक बार फिर से लिख देता हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण। अब आती है बात थर्ड, तीसरा सर्वनाम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल या मात्रा। समझ में आया? नाप तोल या मात्रा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नाप तोल या फिर मात्रा। जो विशेषण शब्द हमें किसी पदार्थ की नाप तोल या मात्रा का बोध करा रहे हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल या मात्रा का बोध करा रहे हैं, वह होंगे कौन से? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी दो प्रकार हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, जो निश्चित परिमाण मतलब जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित नापतोल या मात्रा का बोध कराए, जैसे कि 500 ग्राम, 2 किलो, समझ में आया? या 1 मण, समझ में आया? या आधा किलो। तो ये हो सकता है 200 ग्राम। ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है कि वह क्वांटिटी में कितनी है। और अनिश्चित परिमाण का, अनिश्चित नापतोल या मात्रा का बोध करा रहे हैं, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि थोड़ा दूध। अब थोड़ा हो सकता है, वह थोड़ा सा कितना होगा? हो सकता है 1 बाल्टी भर हो सकता है 1 जग भर के हो सकता है 1 गिलास में हो सकता है 1 गिलास में थोड़ा सा हो, वो उसकी मात्रा का पता नहीं है। समझ में आया? अभी मैं बोलता हूं कुछ किलो। अब कुछ किलो हो सकता है 2 किलो, हो सकता है 5 किलो, हो सकता है 8 किलो। समझ में आया? तो यह निश्चितता का बोध नहीं करा रहे, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। आखिरी विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता का बोध करा, उसकी विशेषता बताते हैं। वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह विद्यालय मेरा है। यह विद्यालय किसका है? मेरा। यह विद्यालय मेरा है, ये संज्ञा शब्द था। विद्यालय संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द से पहले यह शब्द आ रहा है जो कि सर्वनाम है। इसकी विशेषता बता रहा है कि यह सुंदर है, यह मेरा है। समझ में आया? इम्पोर्टेंसी बता रहा है, यह शब्द विद्यालय की विशेषता जाहिर कर रहा है। तो यहाँ ये होगा सार्वनामिक विशेषण। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से दोहरान करवा रहा हूँ आपको, समझ में आया? सबसे पहले है विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण हैं उनके 2 प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाण के भी 2 प्रकार हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी अगले टॉपिक में हम जानेंगे